हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नित्य एग्जाम पॉइंटर पर वीकली करंट अफेयर्स में। दोस्तों आज है संडे और आज हम लोग वीकली करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं। दोस्तों तो आइए देखते हैं कि इस सप्ताह में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न रहे उस पर हम लोग देखते हैं दोस्तों, चर्चा करते हैं। तो अगर इस करंट अफेयर्स का आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप उसको ज्वाइन करिए और वहां पर जो है आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीकली करंट अफेयर्स दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो ब्राज़ील द्वारा विकसित पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का नाम क्या है दोस्तों? तो वो नाम है एमाजोनिया। उसका नाम क्या है? एमाजोनिया, जो ब्राज़ील द्वारा विकसित किया गया है और पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, ठीक है। तो ब्राज़ील द्वारा विकसित किया गया पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, उसका नाम क्या है दोस्तों? एमाजोनिया। फर्स्ट भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा ये लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। किसके द्वारा? इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो 2014 में जो मंगल मिशन लॉन्च किया था इसरो ने, और बहुत ही प्रभावी तरीके से और बहुत कम लागत में किया था दोस्तों। तो इसीलिए जो और देश हैं वो इसरो को एक जो है संभावित जो है गंतव्य के रूप में मानते हैं, ठीक है, उपग्रह प्रक्षेपण के लिए, ठीक है। वो ऐसा मानते हैं कि चलो यहाँ भी कम लागत में हमारा उपग्रह प्रक्षेपित हो जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च के अनुसार जो एमाजोनिया फर्स्ट है उसके द्वारा प्राप्त चित्रों का जो उपयोग किया जाएगा वो विशेष रूप से अमेजन क्षेत्र में वनों की कटाई, साथ ही साथ राष्ट्रीय क्षेत्र में विविध वनस्पतियों और कृषि का निरीक्षण करने के लिए किया जाएगा, ठीक है। तो ब्राज़ील द्वारा विकसित पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का नाम क्या है दोस्तों? एमाजोनिया फर्स्ट। और किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा दोस्तों? इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। अगर यहाँ पर हम लोग ब्राज़ील देखें दोस्तों तो ये दक्षिण अमेरिका है और दक्षिण अमेरिका में ये है दोस्तों ब्राज़ील, ठीक है। ये पूरा ब्राज़ील आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें ब्राज़ील की जो कैपिटल है दोस्तों वो आपको ध्यान में रखना है, ब्रासीलिया है। क्या है? ब्रासीलिया। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं दोस्तों वो कौन है? बोल्सोनारो, ठीक है। कौन है? बोल्सोनारो, ठीक है, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और यहीं पर दोस्तों अमेजन बर्फा वन पाया जाता है दोस्तों, इतने पूरे क्षेत्र में अमेजन बर्फा वन जो कि बहुत फेमस है। तो ये जो आप रिवर देख रहे होंगे दोस्तों ये अमेजन नदी है, ठीक है। अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी वो कौन है? अमेजन नदी। ये यहीं पर आप देख रहे होंगे ये बह रही है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको इसमें ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। इस सप्ताह की चीन ने डैश 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 नामक संचार उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो उस संचार उपग्रह का नाम क्या है दोस्तों? एपीस्टार 6D। तो एपीस्टार 6D नामक उपग्रह संचार को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। एपीस्टार 6D को चीन एरोस्पेस विज्ञान और प्रौद्योगिकी निगम की कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। संचार उपग्रह उपयोगकर्ताओं और इंडो प्रशांत क्षेत्र में विमान और समुद्री मार्गों के लिए समय अनुकूलित उच्च गुणवत्ता वाली ध्वनि ब्रॉडबैंड डेटा सुविधाएं प्रदान करेगा। एपीस्टार जो 6D है उसका पूरा जीवन काल 15 वर्ष का है। सैटेलाइट का लॉन्च मास 5550 किलोग्राम के आसपास है और एक लंबे मार्च 3B वाहक रॉकेट से उपग्रह लॉन्च किया था दोस्तों, ठीक है। तो अभी जो सफलतापूर्वक चीन ने लॉन्च किया है संचार उपग्रह उसका नाम क्या है? एपीस्टार 6D, ठीक है। चलिए मैप में अगर दोस्तों हम चीन दिखाएं तो जितना ये येलो वाला दिख रहा है दोस्तों ये बॉर्डर ये पूरा क्या है? चीन है, ठीक है। ये पूरा चीन है। चीन की कैपिटल क्या है दोस्तों? तो वो है बीजिंग, ठीक है। चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? शी जिनपिंग, ठीक है। चलिए शी जिनपिंग, इतनी चीज़ें आप जान लिए। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय रेलवे द्वारा चलाई जाने वाली सबसे लंबी ट्रेन का नाम क्या है? जो कि इस हफ्ते की चर्चित जो है दोस्तों करंट अफेयर्स है। सबसे बड़ी जो ट्रेन है उसका नाम क्या है? शेषनाग, ठीक है। तो भारतीय रेलवे ने 2.8 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी चलाकर नया कीर्तिमान रच दिया है। भारतीय रेल के इतिहास में अभी तक की सबसे लंबी जो मालगाड़ी वो शेषनाग नाम दिया गया है। इसमें कुल 4 रैक के कुल 251 खाली डिब्बे हैं और उन्हें खींचने के लिए 4 इलेक्ट्रिक इंजन लगाए गए हैं।
इस ट्रेन में 4 गार्ड वैन भी हैं और 9 इंजन भी शामिल हैं। ठीक है, भारतीय रेल के नागपुर मंडल के दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे FECR ने ट्रेन का संचालन किया है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो चर्चा में रहा इस सप्ताह कि किस केंद्र शासित प्रदेश राज्य ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया है, तो वो शुरू किया है दोस्तों दिल्ली सरकार ने। तो दिल्ली सरकार ने 2 जुलाई 2020 को पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया है, जो कि एक विस्तृत वृक्षारोपण अभियान है। यह अभियान 10 जुलाई 2020 से शुरू होगा और 26 जुलाई 2020 तक जारी रहेगा। अभियान का उद्देश्य क्या है कि नई दिल्ली में पौधे लगाना और 2021 तक हरित आवरण को 350 वर्ग किलोमीटर के दायरे में बढ़ाकर प्रदूषण को कम करना है। ठीक है, तो ये है दोस्तों, देख रहे होंगे दिल्ली जो है क्या है दोस्तों, हमारे देश इंडिया की राजधानी है और दिल्ली के जो CM है दोस्तों वो कौन है, अरविंद केजरीवाल। ठीक है, चलिए इतनी चीज़ें आपको इसमें जानना है। नेक्स्ट प्रश्न जो चर्चा में रहा दोस्तों इस सप्ताह, नासा द्वारा विकसित वेंटिलेटर का नाम क्या है, तो उस वेंटिलेटर का नाम है वाइटल, जो नासा द्वारा विकसित किया गया है। तो नासा द्वारा जो निर्मित वेंटिलेटर है उसको वाइटल नाम दिया गया है। वाइटल का अर्थ क्या है दोस्तों, ये आप लोग देखिए, वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकली, ये जो है वाइटल का फुल फॉर्म है। इंजीनियरों ने इसको नासा की जेट प्रपल्सन लैब में बनाया गया है। यह उपकरण 37 दिनों में बनाया गया है और यह वेंटिलेटर है। डिवाइस एक 7वें हिस्से न्यूयॉर्क के इकैन स्कूल ऑफ मेडिसिन के क्रिटिकल टेस्ट में पास हो गया है। इसका उपयोग कि महामारी के समय आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दों से बचता है और जल्दी से बड़े पैमाने पर उत्पादन करना आसान होता है। तो ये जो वेंटिलेटर है किसके लिए तैयार किया गया है, कोविड-19 के रोगियों के लिए। तो नासा द्वारा विकसित वेंटिलेटर का नाम क्या है, तो वाइटल, ये है दोस्तों नासा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो चर्चा में रहा वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई 2020 को किस राज्य के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग जरूर जो है कहीं नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आने के इसके 100% चांसेस बनते हैं। तो वो राज्य कौन सा है दोस्तों, मध्य प्रदेश, क्योंकि रीवा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। तो आप ऐसे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब ये क्वेश्चन कई तरीक़ों से पूछा जा सकता है बना करके, तो आपको केवल याद रखना है कि एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन मध्य प्रदेश के रीवा जिले में हुआ है। कौन किया है, नरेंद्र मोदी ने किया है 10 जुलाई 2020 को। तो इतनी सारी चीज़ें आपको इसमें याद रखना है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोस्तों ये किया गया है। यह जो है 750 मेगावाट का है, सबसे बड़ी चीज़ जो है ये भी आपको नोट करना है, क्योंकि कभी कभी ये कितनी क्षमता का है ये भी पूछ लेता है। तो 750 मेगावाट का है। ठीक है, चलिए और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बाकी और सारी चीज़ें एशिया का सबसे बड़ा है। ठीक है, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में है 10 जुलाई को नरेंद्र मोदी द्वारा और 750 मेगावाट, इतनी सारी चीज़ें आपको इसमें नोट करनी है। अगर यहाँ पर हम देखें दोस्तों मध्य प्रदेश की जो राजधानी है दोस्तों भोपाल, यहाँ की जो CM है इस समय वो कौन है दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, शिवराज चौहान। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि सप्ताह चर्चा में रहा, किस राज्य ने छात्रों की मदद करने के लिए गेट सेट गो पोर्टल लॉन्च किया है, तो वो लॉन्च किया है दोस्तों कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग के एक एप्लीकेशन और एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है गेट सेट गो, जो केसेट और नीट के लिए लॉकडाउन के दौरान छात्रों को डिजिटल कोचिंग प्रदान करेगा। एप्लीकेशन सिनॉप्सिस, अभ्यास प्रश्न, मॉक टेस्ट, संशोधित वीडियो मुफ्त प्रदान करेगा। सरकार के पास इसी नाम का एक यूट्यूब चैनल भी है जहां छात्र वीडियो देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो गेट सेट गो पोर्टल छात्रों की मदद करने के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। ये आप मैप में कर्नाटक देख रहे होंगे। कर्नाटक की जो राजधानी है दोस्तों वो है बेंगलुरु। यहाँ के जो CM है दोस्तों वो हैं BS येदियुरप्पा। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको और जानना है। अगला प्रश्न जो चर्चा में रहा दोस्तों वो ये रहा कि अमेरिका ने निम्न में से किस संगठन से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा कर दी है। तो दोस्तों ये न्यूज़ बहुत ही चर्चित है, क्योंकि अमेरिका जैसे देश जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उससे धीरे धीरे हट रहे हैं, यानी कि इसका
कंक्लूजन क्या है कि अमेरिका जैसे बड़े देश अब क्या हैं, विश्व को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों, यानी कि जो संगठन है इसको भी मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही दुखद समाचार है विश्व के लिए दोस्तों, क्योंकि बड़ी बड़ी शक्तियाँ जो कि विश्व को मैनेज करती हैं वही जब इन सबसे दूर भाग रही हैं तो अब आखिर कौन करेगा। यानी इसका एक विकल्प जो है वो अब विश्व को तलाशना चाहिए। ठीक है, चलिए तो किससे जो है अमेरिका हट रहा है दोस्तों, तो वो हट रहा है WHO से। हाल ही में अमेरिका ने अभी यूनेस्को से भी जो है हटने की घोषणा की थी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, पिछले करंट अफेयर्स में WHO देखते हैं दोस्तों। WHO से इनकी प्रॉब्लम कब हुई, अभी हाल ही में कोरोना का मामला आया, तो कोरोना के मामले में WHO ने ऐसा आरोप लगता है कि उसने चीन का पक्ष लिया है, इसलिए जो है अमेरिका उससे नाराज़ हो गया है। तो अमेरिका ने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन से आधिकारिक तौर पर अलग होने का फैसला किया है। अमेरिकी मीडिया के अनुसार ट्रंप सरकार ने WHO से अपनी सदस्यता वापस लेने संबंधित पत्र भेज दिया है। अमेरिका 6 जुलाई 2021 के बाद WHO का सदस्य नहीं रह जाएगा। साल 1984 में एक मानक तय किया गया था दोस्तों, जिसमें ये बताया गया था कि साल भर के बाद ही किसी देश को WHO से निकाला जाता है। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त अब अमेरिका WHO के जो भी बकाए होंगे वो चुकाएगा, और जब अप्लाई कर देते हैं कि हमें सदस्यता वापस लेनी है, उससे 1 साल बाद उसे जो है वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 9th नंबर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय किया है, तो वो है असम सरकार। असम सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्रफल 111.942 वर्ग किलोमीटर है। यह देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व की परिधि के अंदर अवस्थित है। देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य ऊपरी असम के कोयले एवं तेल समृद्ध जिलों डिब्रूगढ़, तिनसुकिया एवं शिवसागर में फैला हुआ है। ठीक है, चलिए, और यह भी माना जाता है कि असम में तराई क्षेत्रों के वर्षा वनों का अंतिम शेष संक्रमण जोन है। चलिए, अब एक चीज़ और है दोस्तों, यहाँ देख लेते हैं कि अपग्रेड होने के बाद जो देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य है वो असम का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान होगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये 6ठा राष्ट्रीय उद्यान होगा। यानी कि अब क्वेश्चन आता है कि असम में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो आपको बताने हैं 6। कुछ फेमस हैं, जैसे काजीरंगा बहुत फेमस है, मानस जो है दोस्तों बहुत फेमस है। तो काजीरंगा किसके लिए फेमस है, मानस किसके लिए फेमस है, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अगर आपको पता है तो वाकई में आपकी तैयारी अच्छी है, नहीं पता है तो आप तुरंत गूगल करिए और पता करिए काजीरंगा और मानस किस चीज़ के लिए फेमस है। ठीक है, तो 2 हो गए, काजीरंगा और मानस। अगला नामेरी, ओरंग और डिब्रू फाइखोवा, तो 5 पहले थे, अब एक और हो जाएगा देहिंग पटकाई वन्यजीव। तो कुल मिलाकर के कितने हो जाएंगे असम में, 6 राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए मैप में अगर हम लोग असम को देखें तो ये है दोस्तों असम। ठीक है, ये है असम, ऐसे बनता है। असम की जो कैपिटल है दोस्तों वो है दिसपुर। असम की कैपिटल क्या है, दिसपुर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस वीक में चर्चा में रहा, वो ये है कि भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ऑल इंडिया रेडियो ने हाल ही में किस भाषा में पहले समाचार कार्यक्रम का प्रसारण किया, तो वो दोस्तों किया गया संस्कृत में। ठीक है, तो आकाशवाणी पर संस्कृत के इस पहले कार्यक्रम का जो नाम है वो है संस्कृत साप्ताहिकी। तकरीबन 20 मिनट का समाचार पत्रिका कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार को आकाशवाणी पर सुना जा सकता है। वहीं इस कार्यक्रम का जो पुनः प्रसारण होगा वो रविवार को किया जाएगा। ठीक है, तो किस भाषा में कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा, संस्कृत भाषा में। अगला क्वेश्चन जो इस सप्ताह में चर्चा में रहा, भारतीय सेना ने हाल ही में जवानों को फेसबुक, टिकटॉक समेत कितने ऐप्स डिलीट करने का निर्देश दिया है, तो कुल 89 ऐप्स डिलीट करने का निर्देश दिया है। कितने, 89 ऐप्स। ठीक है, भारतीय सेना ने 89 ऐप्स बैन कर दिए हैं। सेना ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं बैन में शामिल सभी ऐप्स को तुरंत अपने स्मार्टफोन से हटा दें।
पिछले दिनों जो गलवान घाटी में चीनी सेना से झड़प हुई है, उसके बाद भारत में चीनी सामानों, चीनी व्यवसाय का विरोध हो रहा है। इसके बाद सुरक्षा के लिहाज से केंद्र सरकार ने भी टिकटॉक समेत कुल 59 चीनी ऐप को अपने यहाँ प्रतिबंधित करने जैसा बड़ा कदम उठाया है। इस फैसले के बाद गूगल प्ले से इन सबको हटा दिया गया है, लेकिन जिन स्मार्टफोन में अभी ये मौजूद हैं वो वैसे के वैसे काम करते रहेंगे। ठीक है, तो अब इसमें 2 क्वेश्चन बनता है, वो आपको ध्यान रखना है कि अगर सरकार की बात आती है तो सरकार ने कितने ऐप्स बैन किए हैं? 59। ठीक है, कितने? 59। और भारतीय सेना ने कितने ऐप्स बैन किए हैं? तो 89। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्वेश्चन आपका कोई भी पूछ सकता है स्पेसिफाई करके, ठीक है, कि केंद्र सरकार ने या फिर सेना ने, तो इसमें आपको अलग अलग जानना जरूरी है। अगला प्रश्न जो चर्चा में रहा दोस्तों वो ये कि केंद्र सरकार हाल ही में कितने लाख करोड़ रुपए का कृषि अवसंरचना कोष स्थापित करने को मंजूरी दे दी है? तो वो है दोस्तों 1 लाख करोड़ रुपए। तो 1 लाख करोड़ रुपए से कृषि अवसंरचना कोष स्थापित किया जाएगा और इस कोष की जो स्थापना होगी वो उद्यमियों, स्टार्टअप, कृषि प्रौद्योगिकी उद्यमों और किसान समूहों को कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचा सुविधाओं और माल के रखरखाव की स्थापना हेतु वित्तीय समर्थन देने के वास्ते किया जाएगा। कृषि अवसंरचना कोष प्रधानमंत्री के 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज का ये हिस्सा है दोस्तों। ठीक है, तो कोरोना वायरस महामारी से बुरी तरह प्रभावित अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए इस पैकेज की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न जो इस सप्ताह चर्चा में रहा दोस्तों वो ये रहा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेकर सम्मान योजना की शुरुआत की है? तो वो शुरुआत की है दोस्तों कर्नाटक सरकार ने नेकर सम्मान योजना। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा। राज्य में बुनकर समुदाय हैं दोस्तों, उनके लिए एक योजना शुरू की है। इस योजना का नाम है नेकर सम्मान योजना। राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए 10.96 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। राज्य सरकार के अनुसार रेशम, कपास, ऊन और अन्य हथकरघा बुनकर इस योजना के लिए योग्य होंगे और डायरेक्ट ट्रांसफ़र के जरिए जो है दोस्तों उन्हें 200 रुपये की वित्तीय सहायता 2000 रुपये की वित्तीय सहायता हस्तांतरित की जाएगी। अगला प्रश्न दोस्तों जो चर्चा में रहा इस सप्ताह वो ये है कि हिमालय की किस तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली होने की उपाधि दिया गया है? तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों पर्यावरण से संबंधित। तो उस तितली का नाम क्या है? गोल्डन बर्ड विंग तितली, जिसको 88 वर्ष बाद भारत की सबसे बड़ी तितली होने की उपाधि दिया गया है। और ये कहाँ पर पाया जाता है? तो हिमालय में बताना है। ठीक है, चलिए, तो गोल्डन बर्ड विंग जिसे 88 वर्षों बाद भारत की सबसे बड़ी तितली के रूप में खोजा गया है, इसके वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ट्राइडस आइकस। क्या नाम है? ट्राइडस आइकस। इस प्रजाति की जो पंखे की लंबाई होगी दोस्तों वो 194 मिलीमीटर तक होती है। इस प्रजाति की मादा गोल्डन बर्ड विंग दक्षिणी बर्ड विंग 190 मिलीमीटर की तुलना में मामूली रूप से बड़ी होती है। ठीक है, यानी 194। यहाँ पर दोस्तों पिक्चर में आप देख सकते हैं ये है गोल्डन बर्ड विंग। अगला क्वेश्चन जो चर्चा में रहा दोस्तों कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा की गई हालिया घोषणा के अनुसार मालदीव और किस देश ने वर्ष 2023 के निर्धारित लक्ष्य के पूर्व ही दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में खसरा और रूबेला को समाप्त करने वाले पहले 2 देश बन गए हैं? तो लक्ष्य क्या रखा गया था दोस्तों? वर्ष 2023 तक, लेकिन उससे पहले ही 2 ऐसे देश हैं जो समाप्त कर चुके हैं खसरा और रूबेला को। तो मालदीव के साथ वो दूसरा देश कौन है दोस्तों? तो वो है श्रीलंका। ठीक है, कौन है? श्रीलंका। तो WHO के नियमों के अनुसार एक देश को खसरा और रूबेला से मुक्त कब माना जाता है? जब वहाँ कम से कम 3 वर्ष से अधिक समय तक खसरा और रूबेला वायरस के स्थानिक संचरण का यानी ट्रांसमिशन का कोई मामला सामने नहीं आया है। ठीक है,
तो मालदीव में जो खसरे का अंतिम मामला आया था वो वर्ष 2009 में, और रुबेला का जो अंतिम मामला आया था वो 2015 में, यानी कि 3 साल से ज़्यादा हो चुका है। श्रीलंका में खसरे का जो आखिरी मामला आया था वो 2016 में, और रुबेला का जो अंतिम मामला आया था वो 2017 में, यानी कि ये भी 3 साल अपना पूरा कर चुके हैं। तो नियम के अनुसार ये 3 साल से अधिक समय तक इसका स्थानिक संचरण का कोई मामला नहीं आता है तो उसे मुक्त माना जाता है। तो यानी अब मालदीव और श्रीलंका को खसरा और रुबेला से मुक्त घोषित कर दिया है WHO ने। WHO का फुल फॉर्म है दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना कब हुई थी ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये आपको जानना चाहिए, एग्जाम में आता है। तो 7 अप्रैल 1948 को, ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को। अगला क्वेश्चन जो चर्चा में रहा दोस्तों वो ये है, और ये पिछला प्रश्न भी पूछा गया था आपके करंट अफेयर्स में, कि हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने किस देश के साथ एक ओपन स्काई समझौता करने की इच्छा व्यक्त की है दोस्तों। तो वो किसके साथ व्यक्त किया है? भारत के साथ व्यक्त किया है। तो ओपन स्काई समझौता 2 देशों के मध्य द्विपक्षीय समझौता होता है, जिसके तहत दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय यात्री एवं कार्गो सेवा प्रदान करने हेतु अपनी अपनी एयरलाइंस के लिए अधिकार प्रदान करने के लिए आपस में बातचीत करते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों एवं कार्गो उड़ानों के विस्तार को बढ़ावा देती है। भारत सरकार की वर्ष 2016 में राष्ट्रीय न्यायिक उड्डयन नीति दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन देशों के साथ साथ नई दिल्ली से 5000 किलोमीटर के दायरे में आने वाले देशों के साथ पारस्परिक आधार पर खुले आकाश यानी कि ओपन स्काई हवाई सेवा समझौते को अपनाने की अनुमति देती है। ठीक है, तो क्विक रिवीजन के तहत हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और ये क्वेश्चन यूँ ही कहें कि ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए भी होता है। ठीक है, चलिए, तो ये जो क्वेश्चन दिए जाते हैं दोस्तों, अगर इन क्वेश्चनों में सारे क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं तो वास्तव में यकीन मानिए कि आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। और अगर नहीं आ रहे हैं दोस्तों तो कोई बात नहीं, आपको अपनी तैयारी अच्छी करनी है और इसका आंसर जल्द ही गूगल पे सर्च करने हैं दोस्तों। ठीक है, और उसको अपनी कॉपी पर नोट कर लेने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 2022 में महिला एशियाई कप की मेज़बानी के अधिकार हाल ही में किस देश को मिला है? ये पहला क्वेश्चन है दोस्तों। यदि आपको इसका आंसर आता है तो बहुत अच्छी तैयारी है, नहीं आता है तो आप लोग तुरंत इसको सर्च करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर जो है दोस्तों वो ज़रूर कमेंट करके हमको बताइएगा, ताकि हमें भी पता चले कि आपको इसका आंसर आता है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने किस शहर को राज्य की समर कैपिटल यानी ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आपको ज़रूर आनी चाहिए, तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा हमें। तीसरा है पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हाल ही में किस नाम से पहला हिंदू मंदिर बनाने की आधारशिला रखी गई है दोस्तों? तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना इस क्वेश्चन की दोस्तों बहुत ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस चक्रवाती तूफान की वजह से महाराष्ट्र एवं गुजरात में हाई अलर्ट जारी किया गया है? तो अभी तूफान आया था दोस्तों और हाई अलर्ट जारी किया गया था, तो ये बताना है उस तूफान का नाम। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन हैं दोस्तों जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। आप जल्दी से इसके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों, हमें आपके आंसर की प्रतीक्षा रहेगी और इससे हमें पता भी चलता है कि आप लोग कितने इत्मीनान से और कितने उत्सुकता से आप लोग करंट अफेयर्स देखते हैं और करंट की चीज़ें आप लोग सीखना भी चाहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए गुड डे। वीकली करंट अफेयर्स देखने के लिए और नित्य एग्जाम पॉइंटर से जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।